राज्यपाल रमन डेका से मेधावी विद्यार्थियों ने की मुलाकात। राज्यपाल रमन डेका ने मेधावी विद्यार्थियों का किया सम्मान। कलेक्टर गौरव सिंह ने पत्रकारों के साथ की विस्तृत चर्चा। कलेक्टर ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया की जानकारी की साझा। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन। 28 जुलाई को केरल में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत होंगे शामिल। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। राज्यपाल श्री रमन डेका ने राजभवन में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सरस्वती शिक्षा संस्थान के विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इन विद्यार्थियों ने प्रावीण्य सूची में स्थान बनाकर अपने स्कूल और परिवार का नाम रोशन किया है। राज्यपाल श्री रमन डेका ने विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके सामने बेहतर भविष्य के अवसर हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को अच्छे से अध्ययन करने और देश की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में प्रतिस्पर्धा बहुत है, इसलिए हर क्षेत्र में विकल्प रखना चाहिए और जो भी करें उसे उत्तम करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही उन्होंने पालक और बच्चों के बीच अच्छे संबंधों के महत्व पर भी जोर दिया। राज्यपाल ने सम्मानित विद्यार्थियों को 5-5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना, सरस्वती शिक्षा संस्थान के पदाधिकारी और संबंधित शालाओं के प्राचार्य उपस्थित थे। महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाल ही में राजधानी रायपुर में प्रवास रहा, जहां उन्होंने न केवल अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में भाग लिया बल्कि जन सुनवाई में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए लगभग 40 मुद्दों को लेकर चर्चा की, जो समाज में महत्वपूर्ण और संवेदनशील हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने राहत कर महिलाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर संवाद स्थापित किया ताकि उन मुद्दों को समाज के समक्ष लाया जा सके। इस जन सुनवाई में सभी सम्मानित वकील, डॉक्टर, समाजसेवी और वरिष्ठ प्रबुद्धजन और मौजूद थे, जिन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर इस चर्चा को और अधिक सार्थक बनाने में योगदान दिया। उनके साथ इस चर्चा में भाग लेते हुए उपस्थित व्यक्तियों ने महिलाओं की स्थिति और आवश्यकताओं को समझने का प्रयास किया, जिससे कि महिला आयोग के अध्यक्ष उठाए गए मुद्दों का व्यापक और प्रभावी समाधान निकल सके। छत्तीसगढ़ में रायपुर में राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा ये सब जन सुनवाई यहाँ पे हो रही है। देश भर के लगभग सभी कोनों से राष्ट्रीय महिला आयोग के पास कंप्लेंट्स आती है, पर वो सभी महिलाएं हमारे तक, दिल्ली तक नहीं आ पाती है। इसीलिए फिर हमने सोचा कि हम ही उनके पास जाएंगे और हर प्रदेश के जो डिवीजनल लेवल का जो गांव है वहाँ पे 4, 5, 8 डिवीजन में जो भी जिले आते हैं उनकी जन सुनवाई होती है। आज छत्तीसगढ़ की मेरे अध्यक्ष होने के बाद ये पहली जन सुनवाई रायपुर में हो रही है। आज यहाँ पे 40 केसेस हैं हमारे पास और इस 40 केसेस की राजधानी रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह ने पत्रकारों के साथ एक विस्तृत चर्चा करते हुए युक्तियुक्तकरण की आवश्यकता और प्रक्रिया की जानकारी साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि युक्तियुक्तकरण का मुख्य उद्देश्य उन विद्यालयों का समायोजन करना है जिनमें छात्रों की संख्या अत्यधिक कम है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी बताया कि शेष शिक्षकों का भी पुनः समायोजन किया जा रहा है ताकि शिक्षण व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। इस पहल के परिणाम स्वरूप 90 से अधिक बच्चों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC की प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके उनकी पढ़ाई में निरंतरता और गुणवत्ता बनी रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में गणित, रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान जैसे विषयों के विषय विशेषज्ञ उपलब्ध। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर एवं समावेशी बनाने के लिए शालाओं और शिक्षकों का युक्तियुक्तीकरण किया जा रहा है। नगरीय इलाकों में छात्रों की तुलना में अधिक शिक्षक पदस्थ हैं, जबकि ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों में शालाओं की स्थिति इसके विपरीत थी। इसीलिए जहां पर शिक्षकों की कमी है और जिसके कारण शैक्षिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं और उसका कारण है कि उसी कारण से छात्र छात्राओं का परिणाम भी प्रभावित होता है। इसी स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा युक्तियुक्तीकरण का कदम उठाया गया है। इससे जिन शालाओं में शिक्षक की जरूरत है वहां शिक्षक उपलब्ध होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गणित, रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान जैसे विषयों के विषय विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे। शिक्षकों और शालाओं का युक्तियुक्तीकरण किया जा रहा है। सिर्फ उन्हीं स्कूलों का समायोजन किया जा रहा है जिनमें छात्रों की संख्या बहुत कम है और पास में बेहतर विकल्प मौजूद ही हैं।
एक ही परिसर में स्थित विद्यालयों को समाहित कर क्लस्टर मॉडल विकसित किया जा रहा है। अतिशेष शिक्षकों को का पुनः समायोजन कर एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन विद्यालयों में पदस्थापना की। वक्फ अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कुर्बानी के त्यौहार को लेकर एक अपील जारी की है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी का त्यौहार शांति और भाईचारे का प्रतीक है और इस अवसर पर हमें बुराई को खत्म करने के लिए कुर्बानी देने का संदेश दिया जाता है। डॉक्टर सलीम राज ने सभी से गुजारिश की है कि वे सोशल मीडिया पर कुर्बानी की तस्वीरें और वीडियो न डालें। उन्होंने कहा कि कुर्बानी का उद्देश्य व्यक्तिगत और आध्यात्मिक होता है और इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना उचित नहीं है। डॉक्टर सलीम राज ने सभी से अपील की है कि वे कुर्बानी के त्यौहार को शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। करता हूँ कि ईद उल अजहा जो एक कुर्बानी का त्यौहार है और अपनी बुराई को कुर्बान करने का त्यौहार है, तो ये जो कुर्बानी जो आप जो कर रहा है वो सार्वजनिक जगह ना करे, शासन के नियम का पालन करे, हमारे पड़ोसी को तकलीफ नहीं होए वैसा काम करे, रोड में कुर्बानी ना करे, नालियों में खून ना बहाए और जो भी कुर्बानी होती है अपने घर में या गड्ढा कर दीजिए, गड्ढे में खून दफना दीजिए। और नौजवान भाइयों से गुजारिश करता हूं कि सोशल मीडिया में कुर्बानी का फोटो। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने अवैध प्रवासियों और विदेशी नागरिकों के संबंध में जिले के मजदूर ठेकेदारों की बैठक ली। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अवैध बांग्लादेशियों, रोहिंग्यों और अन्य अवैध प्रवासियों की पहचान करना और उन्हें रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना था। पुलिस अधीक्षक ने सभी ठेकेदारों को निर्देश दिया कि वे बाहर से आने वाले मजदूरों का पुलिस वेरिफिकेशन कराएं और उनकी जानकारी संबंधित थाने को दें। उन्होंने कहा कि इससे अवैध प्रवासियों और अपराधियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। पुलिस अधीक्षक ने ठेकेदारों को निर्देश दिया कि वे बाहर से आने वाले मजदूरों का आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी रखें और इसका उपयोग पुलिस वेरिफिकेशन के लिए करें। पुलिस अधीक्षक ने जिला स्तरीय मॉनिटरिंग अधिकारी के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा को नियुक्त किया है, जो इस संबंध में आवश्यक अभियान चलाकर गहन जांच की कार्यवाही करेंगे। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा, श्रम पदाधिकारी नंदकिशोर साहू, श्रम उप निरीक्षक मनीषा साहू और ठेकेदार संघ के अध्यक्ष तिलक देवांगन सहित लगभग 35 से 40 की संख्या में ठेकेदार उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ राज्य में धर्मांतरण का विवाद एक बार फिर से गर्मा गया है, जिससे विभिन्न दृष्टिकोणों और मतभेदों को उजागर किया जा रहा है। इस स्थिति में दोनों पक्ष, एक पक्ष जो धर्मांतरण के समर्थन में है और दूसरा जो इसके विरोध में है, आमने सामने आ गए। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस के प्रति कठोर टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने प्रश्न उठाया कि आखिर कांग्रेस या दीपक बैज को क्यों पसंद किया जाएगा, जबकि उनके कार्यकाल के दौरान दीपक बैज ने चर्च खोलने के लिए पूरे 5 वर्ष बिता दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध धर्मांतरण को संरक्षण देने का कार्य निरंतर चलता आ रहा है और जो लोग इसे रोकने के लिए कार्रवाई करने वाले थे वे अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आरएसएस के प्रतिनिधि अरविंद नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अवैध धर्मांतरण में मदद कर सकती है। केदार कश्यप ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देश की राष्ट्रीय भावना और विषयों के प्रति समर्पित रूप से काम कर रहा है। कांग्रेस या दीपक बैज को क्यों पसंद आएगा? दीपक बैज तो जो है चर्च खुलवाने में पूरे 5 साल निकाल दिए, लगातार अवैध धर्मांतरण को सरक छड़ दिए और जो लोग कहते जिनको कार्रवाई करनी थी उस समय पे ये मुंह में लड्डू डाल करके बैठे थे। नारायणपुर की घटना हो, चाहे उनके ही क्षेत्र की घटना हो, लोंडीगुड़ा की घटना हो, हर घटना में कहीं ना कहीं से उनका अप्रत्यक्ष रूप से ये सहयोग रहता था। वो एक जाकर के उन अवैध धर्मांतरण करने वालों के साथ में खड़े दिखाई देते थे और वो कहते थे कि नहीं, आप लोग अपना काम करिए, हम आपके साथ में हैं, हमारी सरकार आपके साथ में है। ये पीसीसी के अध्यक्ष कहा करते थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां तक यदि उनको राष्ट्रीय विचारधारा के साथ में जुड़ना है या फिर अवैध जो कार्य है उनको खात्मा करना है, तो कहीं ना कहीं से इन सब चीजों को चिंता करना। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन 28 जुलाई को खूबसूरत केरल राज्य में किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत शामिल होंगे, जो इस अधिवेशन की गरिमा को और बढ़ाएंगे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना और इसके माध्यम से भारत के पुनर्निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना है। ये संस्था शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और संवर्धन के लिए पिछले 21 वर्षों से निरंतर सक्रिय रूप से कार्यरत है, जिससे हमारे समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता और उपयोगिता को बढ़ावा मिले।
रायपुर के थाना तेलीबांधा में दर्ज अपराध में फरार आरोपी सहित रोहित सिंह तोमर के भाटा गांव स्थित साईं विला मकान की तलाशी में पुलिस ने करोड़ों रुपए के सामान जब्त किए हैं। पुलिस ने आरोपी रोहित सिंह तोमर, वीरेंद्र सिंह तोमर और दिव्यांश तोमर के खिलाफ थाना पुरानी बस्ती में अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी दिव्यांश तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपी फरार है। पुलिस ने पाया कि आरोपी रोहित सिंह तोमर, वीरेंद्र सिंह तोमर और दिव्यांश तोमर ने संगठित होकर लोगों को ब्याज में पैसा देकर उनसे कोरा बैंक और स्टाम्प में हस्ताक्षर कराकर ब्याज के पैसे वसूल करने के लिए डरा धमका कर पैसा वसूल करना और जबरन जमीन रजिस्ट्री कराना पाया गया। इस पूरे प्रकरण में पूर्व से पुलिस को सूचना प्राप्त थी कि इसके द्वारा कर्जा या फिर ब्याज का धंधा अवैध रूप से संचालित किया जाता रहा है। प्राप्त जब्ती में प्राप्त हथियार के आधार पर थाना पुरानी बस्ती में एक आर्म्स एक्ट के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सूचना के आधार पर जो आरोपियों के घरों से जो ई स्टाम्प पेपर, कोरे दस्तावेज जिस पर खास करके चेकबुक और इतने सारे एटीएम और इनके इससे संबंधित पासबुक जैसे दस्तावेज और कर्ज देने के संबंध में रजिस्टर जो प्राप्त। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार की नीतियों के कारण धान की फसल संकट में है। सरकार की दूरदर्शी नीतियों के कारण किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी दयनीय होती जा रही है। राज्य में जितना धान उत्पन्न हुआ है उससे जो चावल तैयार किया जाता है वे सेंट्रल पूल के कोटे में सरकार द्वारा खरीदने जाने का पूरा अवसर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। आज जो धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल के दर से खरीदा गया है उसे विक्रेताओं द्वारा 1900 या 1800 रुपये की अर्थव्यवस्था में कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। यह स्थिति दर्शाती है कि सरकार की अदूरदर्शी नीतियों का खामियाजा अब राज्य के मिलरों को भुगतना पड़ेगा, जो कि उनके व्यावसायिक स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। जनता की गाढ़ी कमाई से खरीदा गया धान सरकार निपटाने की स्थिति में नहीं है। खुले बाजार में नीलामी करने की कोशिश की गई। 1800-1900 में भी कोई धान नहीं लेता था और अब राइस मिलों को धान देने की कोशिश की जा रही, जबरिया देने की कोशिश की जा रही है। उन्हें जो भुगतान करना उसके बदले सरकार ने अनिवार्य शर्त लगा दी कि आप धान लें। अब धान की कीमत भी। महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक के खिलाफ एक पीड़ित ने सख्त शब्दों में गुहार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया है कि काउंसलिंग के दौरान, जो कि एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रक्रिया थी, महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने उनके साथ अत्यंत अपमानजनक व्यवहार किया। इस अपमानजनक अनुभव के कारण उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते उनकी तबीयत बेहद खराब हो गई है। उन्होंने महिला आयोग की अध्यक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। तारीख को महिला आयोग में इसी के लिए बुलाया गया था सर, मैं उपस्थित हुआ था। वहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के द्वारा मैं बोलता रहा, लेकिन वो मेरा एक शब्द भी सुनने नहीं चाहिए और मुझे खड़ा करा के कान पकड़ के उठक बैठक करवाई और इतने बीच में मुझे जलील किया सर। इसी में मुझे बहुत अफसोस है सर और मेरा इसी के कारण तबीयत अचानक ख़राब हो गया सर। आज भी मैं बोलने में असमर्थ हूँ, बोल भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आके यहाँ पर निवेदन किया हूँ सर आप लोगों से। और मैं यही चाहता हूँ कि सर मेरे साथ जो भी प्रताड़ना हुआ है उस पर सख्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ी खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।